ओके, हो गया? जितने लोग आए? हाँ, हम बता सकते हैं। यस सर। हो गया सर। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि ये सब चीज़ें जो अभी मैंने समझाई है इन सब का यूज़ है ना, ऐसे ही नहीं है ये सब, स्पेशली न्यूमेरिकल्स में जो अभी आने वाला अगला नर्ड्स इक्वेशन, इसमें इन सब का यूज़ है और सब कंसेप्ट वाइज है, एकदम कंसेप्ट है, एक चीज़ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इतना सब सिर्फ वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रट्टा मारनी है, और वो भी मैं बता दूंगा, और वो भी मेरे ख्याल से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है, वो एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरत है कि बोर्ड एग्जाम में आपको हमेशा जो भी दिया रहेगा उसके बाजू में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा तो आप आराम से पहचान लोगे कैथोड कौन है और एनोड कौन है, या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया होगा या फिर सेल रिएक्शन दिया होगा, तो आप आराम से पहचान सकते हैं। ये सब फंसते कहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम, तो फिर भी मैं बता दूँ लास्ट में, काफ़ी फनी टाइप है, मैं बता दूँगा, ठीक है? फनी सा ट्रिक है। ओके, इतना समझ में आपको आ गया। एक और चीज़, 30 थे 24 है, 6 लोग गायब, ये तो सही है। क्या अटेंडेंस फर्स्ट क्लास में होता है, ऐसा क्या है, ऐसा कुछ है क्या? अटेंडेंस फर्स्ट क्लास में होता है, ऐसा कुछ है क्या? अरे बताओ। पता नहीं सर। नहीं पता। ओके, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है 6 लोग गायब हो गए, इसलिए मैं पूछ रहा था। मेरे को ये पूछना था कि उस दिन मैंने बायोलॉजी पढ़ाया, जो लोग बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, आप लोगों को डाइजेस्ट हुआ वो सब? हाँ सर। वापस पढ़ा था? हाँ सर। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैं अभी बीच में केमिस्ट्री की क्लास में बायोलॉजी पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद आया कि हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड था वो, इसलिए ऐसे ही पूछ रहा था। तो एक बार वापस उसको पढ़ना, मैं अगले क्लास में पूछूंगा, तो पढ़ के आना। चलो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, एक मिनट है। ये वाला टॉपिक तो हमारा हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये भी हमारा हो गया था, फिर भी पढ़ लेते हैं वापस, है ना? फिर भी हम एक बार वापस पढ़ लेते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया हुआ पोटेंशियल। चलो एक बार रीड करो यहाँ तक। हो जाए तो बता देना। किसी का हुआ पढ़ के? इतना ये पूरा मत पढ़ना, खाली स्टैंडर्ड पोटेंशियल पढ़ने बोला है मैंने। ओके, हाँ, बाकी लोग ठीक है, 2 लोग का हो गया, 3, ठीक है। मैं क्या लिखा मैं समझाता हूँ। देखो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है ना वो किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट आप लेने वाले हो उस पे, है ना? प्रेशर ऑफ द गैस, अगर गैस इन्वॉल्व है तो, अब तक हमने जो पढ़ा उसमें कहीं पे भी गैस नहीं आया था, बट अगर ऐसा इलेक्ट्रोड भी होता है जिसमें गैस इन्वॉल्व होता, तो गैस के प्रेशर पे डिपेंड करता है, और किस टेम्परेचर पे आप उस सेल को बना रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अब आप सोचो
कि अगर इतनी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है तो अलग अलग लेबोरेटरी में जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे किया, अलग अलग प्रेशर पे किया और अलग अलग टेम्परेचर पे किया, समझा? तो वैल्यू तो अलग अलग आ जाएगी। समझो एक बंदे ने किया जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकाला एक्स, ठीक है, एक्स, और कोई और बंदा कहीं और कर रहा है और वहां पर अलग कंडीशंस है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी एक्स आएगी, उसकी वैल्यू समझो वाई आ गई। तो हम किसको फॉलो करें? इसीलिए क्या बनाया गया है? स्टैंडर्ड। इसीलिए क्या बनाया गया? स्टैंडर्ड, ताकि सबको समझ में आए कि हाँ स्टैंडर्ड पे इतनी वैल्यू है। हाँ, अगर आप वेरिएशन करोगे तो वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? इसीलिए स्टैंडर्ड हमेशा लाइफ में हर चीज का स्टैंडर्ड होना जरूरी है। स्टैंडर्ड के पीछे यही तो रीजन है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। सर। और आपको ये ध्यान भी रखना है कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना है मुझे आपसे, आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स हुआ है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हुआ है ना? हाँ, मैंने पहले पूछा था, हुआ है, ठीक है। और स्टार्टिंग का तो मुझे इतना बताओ, ये जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए? एक्सटेंसिव इंटेंसिव पता है ना? पता है? चलो बताओ, पहले बताओ इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इतना बताओ कोई भी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब लेट बताओगे तो इससे तो ये समझ में आएगा कहीं से पढ़ के बता रहे हो। बताओ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। Does not depends upon the matter of the object. बराबर, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैटर। एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल। Volume. टेम्परेचर। नहीं, गलत बता रहे हो। डेंसिटी बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल डेंसिटी है। एक बूंद है आपके पास, समझो एक बूंद, डेंसिटी कितनी होगी वाटर की? 1 ग्राम/ml, है ना? आप 1000 लीटर का एक टैंक लेके आ जाओ, 1000 लीटर का, अभी भी पानी की डेंसिटी कितनी है? बताओ। बोलो कितनी है डेंसिटी? इतनी है ना सिचुएशन डेंसिटी समझ तो। नहीं आया। हाँ, सिचुएशन समझ में नहीं आया, वापस बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक बूंद है आपके पास, समझो एक बूंद, पानी की एक बूंद है। अगर मैं पूछूं वो पानी की बूंद जो है उसकी डेंसिटी बताओ, क्या डेंसिटी है? 1 ग्राम/ml। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम/ml, ठीक है। जो बूंद आपके पास है उसकी डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम/ml। अब आप एक बड़ा सा टैंक लेके आ जाओ जिसमें 1000 लीटर पानी है। अगर मैं अभी भी पूछूं कि उस वो जो 1000 लीटर पानी है उसके अंदर उस पानी की डेंसिटी कितनी है, अभी भी कितनी रहने वाली है? ग्राम पर ml ही रहे। 1 ग्राम/ml ही है। तो यहाँ पे मैटर पे डिपेंड किया गया, बूंद कितना सा होगा, छोटा सा। अब 1000 लीटर पानी लेके आ गए, इतना सारा पानी लाया, तो मैटर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। 1000 क्या, आप 1,00,000 लीटर पानी लेके आ जाओ, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम/ml ही लेने वाली है। ऐसे को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और बेस्ट एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, है ना? एक कांच का छोटा सा टुकड़ा है, समझो छोटा सा, एकदम छोटा सा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब पता है ना? लाइट इसमें से जा रही है और बेंड होती है ना? एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब लाइट जाती है तो लाइट बेंड होती है ना? तो लाइट समझो एक छोटा सा टुकड़ा है कांच का, ठीक है। उसने लाइट को बेंड किया समझो 15 डिग्री से, 15 डिग्री से। अब वही कांच का टुकड़ा, आप बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा लेके आ जाओ, एक बिल्डिंग जितना बड़ा, उसमें से लाइट पास करा के देखो, अभी भी लाइट कितनी बेंड होने वाली है? उतनी ही होगी सर। उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे याद रखते हैं इसको, कैसे याद रख सकते हैं? मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ। मैं अपने टाइम में हमेशा, है ना, केमिस्ट्री में मेरा ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स आते थे, इसमें हमेशा मेरा मार्क्स जाता था, हमेशा यही रॉन्ग होता था मेरा, ठीक है। फिर बाद में हमने धीरे धीरे डेवलप किया और एक ट्रिक निकाली। कोई बड़ी सी ट्रिक नहीं है, कोई बड़ा इन्वेंशन नहीं है वैसे। क्या ट्रिक है, आप ऐसे याद रख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो। आई फॉर इंटेंसिव, आई फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, ठीक है, ठीक है ना? दैट इज नोन एज इंटेंसिव। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है?
क्या ये मैटर पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, क्या लगता है? एक्सटेंसिव। ओके चलो ये आप ढूंढ के निकाल के मुझे अगले क्लास में बताओगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ये आप अगली क्लास में मुझे बताओ निकाल के ढूंढ के, ये आपका होमवर्क है। सबको नहीं, जिनकी अपनी अपनी इच्छा, योर चॉइस, है ना? आपको फाइंड करना है तो फाइंड करो और मुझे बताओ, या आप मुझे बताओगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, एक्सटेंसिव कि इंटेंसिव, ठीक है? ओके ये भी हो गया हमारा। यस सर। हाँ स्टैंडर्ड कंडीशन, अब देखो क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन, क्या होती है वो भी ध्यान रखनी पड़ेगी अभी। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, और गैसेस सॉलिड्स लिक्विड इन द प्योर फॉर्म होने चाहिए, ठीक है? वो सब के सब प्योर होने चाहिए एकदम। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस, है ना? या फिर 298 केल्विन। ऐसी कंडीशन रखने के बाद जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल। आसान, इसको कैसे डिनोट करेंगे? ई नॉट, ई नॉट से, समझ में आया? ई नॉट से डिनोट करेंगे। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान रखना, जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल में बोले कि फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल, फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो समझ जाना कि वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, समझ जाना कि वो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। देखो दो तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, एक आएगा फाइंड द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, वो तो बहुत इजी क्वेश्चन, खाली क्या करना है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है? आपको कैथोड, हाँ वो लोग नहीं देंगे कैथोड कौन है एनोड कौन है, वो आपको पहचानना पड़ेगा, बट उनकी वैल्यूज ही रहती है कि कैथोड की वैल्यू इतनी है, एनोड की वैल्यू इतनी है। मतलब दो दो मेटल दे देंगे, समझो एक एल्यूमिनियम दे दिया एक निकल दे दिया, उनके बाजू में उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिखी होगी, उनके बाजू में उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिखी होगी, ठीक है? आपको करना क्या है? आपको पहले तो पहचानना पड़ेगा इसमें से कैथोड कौन है एनोड कौन, और फिर सिंपली करना क्या है? ई कैथोड माइनस ई एनोड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो आप फाइंड कर रहे हो इतना आसानी से, वो ईएमएफ नहीं है, वो स्टैंडर्ड ईएमएफ है। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। यस हाँ सर। सर। ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने बोल रहे हैं कि सिर्फ ईएमएफ निकालने बोल रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने बोल रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। खाली ई कैथोड माइनस ई एनोड, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आएगा तो। बट अगर ईएमएफ निकालने बोला तो फिर नर्व्स इक्वेशन लगेगा, जो यहाँ पर दिया देख सकते हो, यहाँ पर ई सेल लिखा है, ई नॉट सेल नहीं लिखा है। हाँ ई सेल फाइंड करने के लिए ई नॉट सेल की जरूरत पड़ती है, वो बात अलग है, बट जब आप निकाल रहे हो वो क्या है? ई सेल निकाल रहे हो, मतलब ईएमएफ निकाल रहे हो। जबकि आप यहाँ देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, एकदम नीचे वाला देखो क्या है वो स्टैंडर्ड ईएमएफ है। डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना, सिंपल क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना। अगर ईएमएफ फाइंड करने बोला है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे हैंडल करते हो वो मैं बताने वाला हूँ। चलो ये हो गया, अब देखते हैं, ठीक है? चलो ये भी पूरा पढ़ लो, ये जो बोल्ड में लिखे हुए जो डार्क ब्लैक है इसके ऊपर तक, कुछ डाउट है तो मुझे बताना। हो जाए तो बता देना। डन सर। डन सर। मैंने सिखाया वही है ना? देखो यहाँ पर ध्यान दो, ई नॉट है स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात, और बीच में प्लस है। क्यों प्लस है? बिकॉज उन्होंने मेंशन कर रखा है, एक ऑक्सीडेशन है एक रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड, रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड। तो ये फॉर्मूला सही है, ठीक है? ओके, उसके बाद देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, है ना? कि IUPAC किसको मानती है? द रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मानती है। तो जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाने का कि वो रिडक्शन ही है। देखो जैसे ये लास्ट वाला फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड
वो गलती से बीच में प्लस है, तो गलती से नहीं, मेरे ख्याल से वो लोग कैथोड बता रहे हैं, कैथोड पॉजिटिव बता रहे हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड ही है, आप क्लियर कर देख सकते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड है, कुछ मेंशन ही नहीं किया उन्होंने, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, बाय डिफॉल्ट क्या है, क्या है वो बाय डिफॉल्ट, रिडक्शन। समझ में आया, बाय डिफॉल्ट वो रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने आपको समझाया था कि कभी भी अगर आपको ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, माइनस साइन लगाना होता है ना, माइनस साइन लगाना होता है। चलो ये पूरा पैराग्राफ अभी उसी पे ही बेस्ड है, पूरा पैराग्राफ उसी पे ही बेस्ड है। ध्यान से देखो, आप देखो यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया, जिंक प्लस 2 से क्या बन रहा है, जिंक। मुझे बताओ ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन। बहुत लॉजिक सी बात है, रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना वो, बस। तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0.76। अब आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाए कि अब दिया तो ऐसा है और पूछा कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, क्या करोगे आप, तो है ना, तो इस देखो उन्होंने क्या लिखा है, इस एक मिनट क्या फॉर एग्जांपल स्टैंड, अच्छा उन्होंने मेंशन किया है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उन्होंने क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ is 0.76 वोल्ट, इट्स रिडक्शन पोटेंशियल विल बी माइनस 0.76। गलत लिखा है इन्होंने, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब गलत इन द सेंस, ये जो इन्होंने सेल दिखाया ना, वो उसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो गलती है उनकी, एक्चुअली उनको ऐसा लिखना चाहिए था, जिंक से जिंक प्लस 2, ठीक है, ठीक है, बट वो तो समझ में आ गया ना आपको कि उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया है, 0.76, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस 0.76, ठीक है। यस सर। ये सब समझ में आ गया, ये एक बार है ना आप घर पे रीड करोगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, यही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, वो सब आप वापस एक बार देखना जरूर, आपका काम है, ठीक है। इसके बाद रिमेंबर क्या लिखा देखते हैं, ये भी पढ़ लो एक बार, नहीं समझ में आया तो बताओ मुझे, चलो पढ़ो ये पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट क्लियर है नहीं है वो बताना मुझे, क्लियर है सर। Clear है sir. समझ में आता है ना, वही मैंने जो बार बार इन लोग एक ही चीज को बार बार रिपीट कर करके लिख रहे हैं, है ना, वही लिखा है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड बनता है, इसका कम होता है वो एनोड बनता है। उसके बाद नीचे उन्होंने क्या लिखा है, जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल डिफरेंस, वही ई कैथोड माइनस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नर्ड्स इक्वेशन, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पर डेरिवेशन भी आ सकता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आपका डेरिवेशन भी आ सकता है इसको लेकर, ओके। 2 मिनट चलो, देखता हूँ अभी कितना बाकी है हमारा चैप्टर, अभी काफ़ी है एक्चुअली, चैप्टर बहुत बड़ा है। अच्छा इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को, वो बताओ मुझे, क्या आपको ही पता होगा कौन सा हुआ है कौन सा नहीं हुआ है और कौन सा आपको रिक्वायर्ड है, तो मुझे बताओ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँ फिर, कौन सा पढ़ना है आपको इसके बाद। सजेशंस, बायोमोलिक्यूल्स। हाँ sir, biomolecule. बायोमोलिक्यूल, अरे बाप रे, बाकी सब हो गया क्या, सॉलिड स्टेट हो गया, नहीं sir, बाकी है. ओके, सॉलिड स्टेट भी सही है, बायोमोलिक्यूल में बोर हो जाओगे यार, बाकी कुछ नहीं है, सोने होने नहीं चाहिए, बायोमोलिक्यूल वैसे तो कुछ नहीं है, पढ़ा दूंगा, बट जैसे ये चैप्टर से वैसे नहीं है, वो रट्टूफा है थोड़ा सा, ये तो कंसेप्चुअल है, मुझे बुक के Sir, स्टार्टिंग में बताता transition elements. हूँ, एक मिनट इसके शुरुआत में देखते हैं ना क्या क्या है, हाँ ठीक है,
पहला वाला चैप्टर बाकी है, सोल्यूशन तो मैंने पढ़ा है। आयनिक इक्विलिब्रियम भी हो गया ना, हाँ सर। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चल रहा होगा आपका। हो गया हो सर। गया सर। ओके हाँ, केमिकल काइनेटिक्स वो भी हो हो गया गया। सर। हो गया। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 एंड 18 नो बाकी सर। है। नहीं हुआ। बहुत भयानक चैप्टर है ग्रुप 16 17 18, पूरा 35 चैप्टर है, बट उसको बहुत ही नीचे, एक मिनट रुक जाओ, पूरा चेंज हो जाए नीचे ना, एक तो हाँ 16 17 18 सबसे भयानक चैप्टर है, और एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से भी और सीईटी के हिसाब से भी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, तो भी एक भयानक चैप्टर है। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, ये हुआ क्या? ये डी ब्लॉक एलिमेंट है एक्चुअली। नहीं सर। नहीं हुआ। नो सर। करते हैं लोग नाम चेंज करते हैं खाली, और नई बुक बताते हैं, बोलते हैं नई नया पोर्शन है, नाम क्या चेंज किया वाह। पी ब्लॉक को उन्होंने क्या लिख दिया, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 18, ठीक है, वो उसका मतलब वही होता है, ठीक है। और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो चैप्टर का नाम था उसको लिख दिया ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन, और डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट ही बोलते हैं, एफ को हम इनर ट्रांजिशन ही बोलते हैं, खाली नाम चेंज किए, कुछ भी करते हैं लोग। कोऑर्डिनेशन तो मैंने नहीं पढ़ा है। ऑर्गेनिक पूरा ही हो गया होगा ना? अमाइंस बाकी है सर। अमाइन बाकी Okay. है। फिर ये लास्ट का पॉलीमर केमिस्ट्री और ये ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, वो भी बाकी है। ज्यादा तो नहीं बाकी, तो भी काफी क्वेश्चन हो गया आप लोग का। सर ग्रीन केमिस्ट्री ले लो। सर नहीं नहीं नहीं, ऐसे चैप्टर कौन लेने वाले हैं? ग्रीन केमिस्ट्री में नहीं लेने वाला, अच्छा चैप्टर लेते हो। बायोमॉलिक्यूल भी ठीक है, ट्रांजिशन ले लो। ट्रांजिशन भी ठीक है। मुझे ना एक तो ये बुक्स पे भरोसा नहीं है, वो बायोलॉजी की बुक देखी ना आप लोगों ने, कैसी भयानक बनाई है उन्होंने। अभी बायोमॉलिक्यूल पता नहीं इन्होंने क्या किया होगा, कितना है 98 से 21 23 पेज का चैप्टर है, क्या बता क्या है, कुछ है उल्टा सुल्टा ना लिखा हो बस, और कुछ नहीं। मतलब फालतू का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे बायोलॉजी में देखा ना आप लोगों ने कितना लिखा उन्होंने, इतना सारा कहाँ जरूरत है, हद से ज्यादा लिख के रखा है उन्होंने। इतना भर भर के लिखेंगे तो क्या मतलब है, उसको पढ़ाने में भी प्रॉब्लम, आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम, कब तो खत्म होगा वो चैप्टर। चलो ठीक है, आप लोगों ने कुछ सजेशन दिए हैं, मैं देखता हूँ क्या लेना चाहिए। सॉलिड शीट बहुत अच्छा चैप्टर है, बट प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इमेजिनरी है, इमेजिनेशन चाहिए उसके लिए, वो एक प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे लिए, बाकी कुछ नहीं। अगर इमेजिनेशन नहीं हुआ तो फिर तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। वही एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो ठीक है, वो मस्त चैप्टर, वो भी कंसेप्चुअल है, पढ़ने में मजा आता है। ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन और ग्रुप की बात करें तो वो रट्टूफा है, बट कंसेप्ट भी है, मतलब कंसेप्ट प्लस रट्टूफा है, ठीक है। फिजिकल के चैप्टर्स कितने मजा आता है, क्योंकि उसमें खाली कंसेप्ट है। अभी ये जो जितना भी पढ़ा रहा हूँ पूरा कंसेप्चुअल है, हार्डली कुछ चीजें जो याद करनी, हार्डली। अगर आप ग्रुप की बात करते हो तो पूरा रट्टूफा है ग्रुप, उसमें भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, बट वही वो पीरियोडिक टेबल वाला कंसेप्ट है बस। कुछ कुछ है जो एकदम कंसेप्चुअल है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल तो पूरा ही रट्टाफा है, हार्डली कुछ कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट वाला चैप्टर बचा कौन सा, सॉलिड स्टेट बचा है, तो जमेगा कि नहीं जमेगा वो एक इशू है, ठीक है देखते हैं। ये तो काफी ये भी बचा है, तब तक सोचते हैं। ओके, तो वहाँ तक पहुंचे थे हम लोग। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नर्न्स इक्वेशन। देखो नर्न्स इक्वेशन में थोड़ा बहुत आपको है ना आयनिक इक्विलिब्रियम की जरूरत है, केमिकल इक्विलिब्रियम की जरूरत है, वो सब है। पहले तो आपको उसका फॉर्मूला याद करना है, सबसे पहली बात तो वो फॉर्मूला ही पूछते हैं सीधा। देखो क्या है, सबसे पहले कोई भी सेल रिएक्शन लिखा रहेगा हमेशा, समझो ये सेल रिएक्शन है, ठीक है, हाइपोथेटिकली रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है। जहाँ पर स्मॉल ए बी सी और डी क्या है, वो उसके कोएफिशिएंट्स है, या हम बोल सकते हैं स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है, कोएफिशिएंट और स्टोइकियोमेट्री है ना। अब करना क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये पूरा फॉर्मूला है नर्न्स इक्वेशन का, यही ये पूरा है, दोनों याद रखना, दोनों फॉर्मेट याद रखना। क्या फॉर्मूला है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एल एन है, हाँ एल एन आपको पता है ना, एल एन और लॉग में डिफरेंस होता है। एल एन जब लिखा रहता है इसका मतलब क्या है, टू द बेस ई होता है, टू द बेस ई है, जबकि जब लॉग लिखा रहता है तो टू द बेस 10 होता है,
दोनों में डिफरेंस है ना, एक टू द बेस ई है, एक टू द बेस 10 है। और आपको ये भी पता होगा कि टू द बेस ई को टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते तो क्या करना होता है, चलो बताओ। 2.303 से मल्टीप्लाई। परफेक्ट है ना, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो आप देख सकते हो वो सब लिखा है। फिर देखो ln यानी टू द बेस ई है, एक्सपोनेंशियल है, और ऊपर क्या लिखा उन्होंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पर जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख रहे हो तो उसके ऊपर रेस टू यानी उसके पावर में क्या जाएगा, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक। मतलब समझो कि जब ए लिखा है तो ए के आगे अगर समझो 2 है तो आप क्या लिखोगे, ए का कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे, रेस टू 2। समझो बी के आगे 3 था तो आप क्या लिखोगे, बी का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया रहेगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसके अंदर आपको है ना सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन दिख रहे हैं। जब कभी अगर आपको प्रेशर दिया रहेगा, मतलब आपका इक्वेशन ही इस तरह से बन रहा है कि उसमें गैस भी है, उसमें गैसियस स्टेट भी है, तो आपको प्रेशर भी लिखने होंगे, आपको प्रेशर्स भी लिखने होंगे। और प्रेशर में भी वही फॉर्मेट है, आपको प्रेशर दिया रहेगा, प्रेशर की वैल्यू लेनी है और उसके ऊपर क्या लिखोगे, उसके आगे जो भी पावर है, उसके आगे जो भी कोएफिशिएंट है वो लिखना है। तो एक तरह से ये इनकम्प्लीट है, बट ठीक है, बताने के लिए ठीक है। इसमें इन्होंने प्रेशर नहीं बताया, बट प्रेशर भी लिखना होता है अगर क्वेश्चन में प्रेशर अपीयर होता है तो। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर वो सॉलिड स्टेट में, अगर आप जो जिसको लिख रहे हो, ठीक है, जो सी ए बी डी जो भी है ये सब, अगर ये सॉलिड स्टेट में हुए तो वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 1। उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, 1। उनके कॉन्सेंट्रेशन को हम कितना लेते हैं, 1 बाय डिफॉल्ट। अगर वो एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा, तो ही आपको इसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो आपको उसकी वैल्यू लिखनी है, म्यूट म्यूट। ठीक है, प्रेशर दिया रहेगा तो भी आपको कुछ वैल्यू लिखनी है। एक मिनट म्यूट ही कर देता हूं। हाँ, अगर प्रेशर और एक्वस फॉर्म में दिया है तो उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, वो हमेशा आपको लिखना होता है। अगर सॉलिड स्टेट दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो 1 रहेगा। अभी आपको ये चीजें समझ में भी नहीं आई होगी तो भी कोई बात नहीं, आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आगे जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इसमें से कुछ कॉन्स्टेंट्स है, कुछ क्या है कॉन्स्टेंट्स, जैसे आर कॉन्स्टेंट है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314। उसके बाद एन तो अलग अलग होगा, एक मिनट है, अच्छा इन्होंने तो वही खाली कन्वर्ट किया, ओके, तो कुछ ज्यादा कुछ कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, तो उन्होंने खाली क्या किया, देखो आप ln टू द बेस ई को उन्होंने टू द बेस 10 कन्वर्ट किया, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सेम ही फॉर्मूला हुआ, पर ये नहीं, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला ज्यादातर ये यूज होता है। अब देखो ये कैसे आया, वापस ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन, ये याद रखना है आपको, ये तो गलती से भी मत भूलना, और अगले क्लास तक आप लर्न करके भी आओगे इस फॉर्मूले को, है क्या थोड़ा सा तो है। हाँ, क्या हुआ, ये कैसे आया आपको पता है, देखो इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स है, जैसे आर कॉन्स्टेंट है ना, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया गया, सॉरी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, एफ कॉन्स्टेंट है, एफ मतलब क्या होता है 96500, आर कॉन्स्टेंट है, 2.303 कॉन्स्टेंट है। तो इन सारे कॉन्स्टेंट्स को उन्होंने जब मिलाया, इन सारे कॉन्स्टेंट को जब उन्होंने मिलाया, ये क्या लिखा है, एक मिनट, वी कहाँ से आया, जस्ट अ मिनट, ये वी कहाँ से लाया, ठीक है वो कुछ नहीं है वी, वो गलती से शायद हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखा भी है, देखो आप 25 डिग्री सेल्सियस, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये वाला फॉर्मूला ये एप्लीकेबल है ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने लिखा भी है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ये कांस्टेंट आर कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट, तब इन सबको सॉल्व किया तो क्या आ गया 0.0592 वी। अच्छा वी वोल्टेज है शायद, ओके ठीक है, उन्होंने वैसा लिख दिया, वी क्या है वोल्टेज। ठीक है, एन आपको मिलेगा क्वेश्चन से, कैसे मिलेगा एन मैं बताऊंगा, बाकी सब तो वैसे का वैसे ही। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये भी फॉर्मूला याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि ये वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इसको बोलते हैं हम नर्न्स इक्वेशन। ठीक है, इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। जब आप ईएमएफ ऑफ द सेल निकालोगे तो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी ई नॉट सेल की,
और ई नॉट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, कैसे निकालोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, सबसे पहला स्टेप भी वही रहेगा हमारा, सबसे पहले आपको ई नॉट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और बाकी ये एन कैसे निकालते हैं, फिर ये सब वैल्यूज कैसे आएगी, ये सब हम क्वेश्चन से समझेंगे, तब आपको बेटर अंडरस्टैंड, बेटर समझ में आएगा। समझ में आया, इतना क्लियर है? इतना क्लियर? ओके, जो मैं बोला है वो सब याद रखना है आपको कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ये फॉर्मूला बना है, ठीक है, सब याद रखोगे आप, 25 डिग्री सेल्सियस पर बना है, और जो मैंने बताया वो सब याद रखना है। क्या क्या लिखा है, चलो इसको मेरे ख्याल से हम वी, आयुष वी कुछ नहीं है, वी वोल्टेज है, वी क्या है, वोल्ट है, वो अपीयर नहीं होने वाला, वी वोल्ट एक्चुअली वो कुछ नहीं है, मतलब आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं लिखनी वी की जगह पर, वो उन्होंने क्या किया है एक्चुअली यहाँ पर है ना, ये नंबर निकाला कि इस सबको सॉल्व करने के बाद क्या है, ये इसको एज इट इज पुट कर दिया उन्होंने, तो वी कुछ नहीं, उसकी यूनिट है ना, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्टेज, ईएमएफ है ना, तो वोल्टेज होगी यूनिट। आपको पता है जब किसी को भी ऐड करते हैं, जब किसी को भी माइनस करते हैं, तो सेम होने चाहिए, अगर इसकी यूनिट वोल्टेज है तो इस पूरे इतना पार्ट की भी यूनिट क्या होनी चाहिए, वोल्टेज, वो है खाली बस, ठीक है आयुष, समझ में आया, उसकी कोई वैल्यू नहीं आने वाली, और आपको, आप टेंशन लो मत, जब इसके हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी क्या कैसे करते हैं, क्लियर है? वो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, उन्होंने कंफ्यूज किया फालतू में वो वी लिख के, वो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे भी, ठीक है, और हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, देखो इसके क्वेश्चन इतने बड़े से बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं, और बहुत सारी ज्यादातर चांसेस होते हैं गलत करके आते हैं स्टूडेंट, ज्यादातर गलत करके आते हैं, क्योंकि एक तो लैक ऑफ कंसेप्ट, ज्यादातर तो कंसेप्ट ही नहीं पता होता, ठीक है, दूसरा वो लोग कैलकुलेशंस बराबर नहीं करते हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा कैलकुलेशंस, काफी टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में, एकदम अच्छे से कूल एंड काम होकर सॉल्व करना पड़ता है, हल्का सा मिस्टेक किया इतने बड़े में तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है, तो अभी ये पूरा अभी समझने के लिए हमारे पास टाइम तो बचा नहीं है, तो बेटर है हम अगले क्लास में ही करेंगे इसको, तो अभी आज जितना समझाया वो सब समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आप क्या करोगे, अब तक जितना पढ़ा है वो पूरा पढ़ना है आपको वापस एक बार, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि ईएमएफ ऑफ द सेल, हाँ 2 क्वेश्चन, ईएमएफ ऑफ द सेल भी फाइंड करोगे और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में भी पता करोगे, तो अलग अलग चीज है, एक ईएमएफ है एक स्टैंडर्ड ईएमएफ है, दोनों के बारे में पता करना कि एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, और बाकी ठीक है, बाकी वो सर ने मेरे ख्याल से सर ने आपको ग्रुप पे फोटो दिए है, उसके क्वेश्चंस किसी ने सॉल्व किए क्या उसमें से? हाँ सर। हाँ सर किए। ये आंसर आ रहा है? हाँ सर, सिंपल है। ओके ओके, करो करो आराम से करो, कोई बात नहीं, करते जाओ धीरे धीरे, एक दिन के 2-3 भी करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट करो, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लिटरली बोल रहा हूँ, आप आराम से एग्जाम देने जाओगे, टेंशन बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है, चलो बाकी का हम अगले क्लास में मिलते हैं, बाय। बाय सर। बाय सर। Bye. ओके। छोड़ एक चौका